शुरुआत होती है एक कैरिकेचर से। ये कैरिकेचर आपके बुक में चैप्टर 1 में 3rd या 4th पेज पे मिल जाएगा। इस कैरिकेचर में कुछ फिलोसोफर्स या कुछ थिंकर्स एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उन्हें बोलने की आजादी नहीं है। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए हैं या फिर उनके मुंह पे पट्टी बंधी हुई है। इस फोटो में पीछे की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जहां लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। राइट साइड में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं जहां पे लिखा हुआ है साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी। ये कौन सी लर्नड सोसाइटी थी जहां पर साइलेंस सिखाया जा रहा था? ये कौन सी लर्नड सोसाइटी थी जहां पर चुप रहना सिखाया जा रहा था? इसके अलावा उस मैन्युस्क्रिप्ट में यह भी लिखा हुआ था that to avoid the temptation of speech upon entering, every member who enters this room will be given a muzzle to block their mouth so that they cannot speak. अगर आपको रूम में आते ही बात करने का मन होता है तो उसको रोकने के लिए हर मेंबर को रूम में आते ही एक मजल मिलेगा जिसे उसे अपने मुंह पे लगाना होगा एक नकाब की तरह, ताकि वो कुछ बोल ना पाए। ये किस किस्म की सोसाइटी थी जो लोगों को बोलने से रोक रही थी? सलाम सभी को। आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में कंजर्वेटिज्म किस तरह आया और ट्रीटी ऑफ वियना क्या था। ट्रीटी ऑफ वियना और नेपोलियन की हार को डिस्कस करने से पहले हम बढ़ते हैं एक और कार्टून की तरफ जो उसके 2 पेजेस पहले आपकी बुक में दिया हुआ है। उसमें नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है। वो एक बैग लटकाकर भाग रहा है एक पोस्टमैन की तरह, और उसका बैग खुला हुआ है। The bag is opened and one by one pages are coming out of the bag unnoticed by Napoleon. It is showcased that Napoleon is returning back after his defeat from the Battle of Leipzig, which was fought in 1813. Battle of Leipzig में नेपोलियन हार जाता है और उसके बाद वो वापस आ रहा है, और वापस आते हुए उसके बैग से पेपर्स के फॉर्म में एक एक करके वो सारी टेरिटरीज, वो सारे किंगडम्स निकलते जा रहे हैं जो उसने पहले कैप्चर किए थे। इसका मतलब अब उसके हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं। आखिर नेपोलियन का यह हाल क्यों हुआ? क्यों उसे बार बार अपनी टेरिटरीज लूज करते हुए कार्टून्स में दिखाया जा रहा है? आज की कहानी है ट्रीटी ऑफ वियना की और ऐसे पावर्स की जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। In the last lecture, we had already understood that Napoleon was spreading liberal principles. नेपोलियनिक कोड के थ्रू नेपोलियन अपने पूरे एम्पायर में और पूरे यूरोप में लिबरलिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा था। अब लिबरलिज्म फैलेगा तो उससे दिक्कत किसे होगी? ऑफ कोर्स ओल्ड रेजिम को, विच वर कंजर्वेटिव्स। ऐसे लोग जो मोनार्की को वापस चाहते थे, ऐसे लोग जो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स को वापस चाहते थे, ऐसे लोग जो फ्यूडलिज्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, ऐसे लोग जो एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के प्रिविलेजेस को कंटेन कर बचाना चाहते थे, उनका खत्म होना उनके लिए सही नहीं था। और ऐसे लोग थे कौन? वो सारे एम्पायर्स जो नेपोलियन के एम्पायर्स के आसपास थे और उसके एक्सपेंशन से परेशान थे। दे वर कॉल्ड द बिग फोर्स। वो 4 एम्पायर्स जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया वो थे ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन। इन सारे जगहों पर एक कंजर्वेटिव सरकार थी, एक कंजर्वेटिव मोनार्की थी, और उनको डर था कि नेपोलियन जिस किस्म से लिबरलिज्म को फैला रहा है, धीरे धीरे उनके स्टेट्स में भी लिबरलिज्म फैल जाएगा और उनकी सत्ता चली जाएगी। तो यूरोप में कंजर्वेटिज्म को वापस लाने के लिए, यूरोप से लिबरलिज्म को खत्म करने के लिए चारों ने एक साथ लामबंदी कर ली। लामबंदी करने का मतलब है चारों ने एक कन्फेडरेसी क्रिएट की, चारों ने एक अलायंस क्रिएट किया और उन्होंने मिलकर नेपोलियन को एक सीरीज ऑफ बैटल्स में हराया जिसे हम कहते हैं नेपोलियनिक वॉर्स। इसमें 2 वॉर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानने चाहिए। एक का मैं जिक्र कर चुका हूं, बैटल ऑफ लिप्जिग which was fought in 1813. Another is Battle of Waterloo, which was, I think, the final battle in which Napoleon was finally defeated in 1814. 1814 में नेपोलियन को पूरी तरह से हरा देने के बाद ये चारों मोनार्कीज, ये चारों एम्पायर्स और इनके लीडर्स
मिलते हैं वियना नाम की एक जगह पे। आखिर क्यों मिलते हैं वो वियना में? क्या पर्पस है इनके मिलने का? लेट्स कम टू पर्पस। These big fours or the four conservative regimes met to bring back conservatism in Europe. So the first purpose was to bring back conservatism. Second purpose, since they are bringing back conservatism, they are bound to bring back monarchy. राजशाही को वापस लाने की कोशिश की जाएगी और ऐसे राजा एस्टैब्लिश किए जाएंगे जो कि पुराने कंजर्वेटिव रेजिम को रिप्रेजेंट करते थे। थर्ड, they met in Vienna to resettle the boundaries of Europe. What was resettlement of boundaries of Europe? इससे उनका मतलब क्या था? इससे उनका मतलब यह था कि वो सारी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने पिछले 10-12 सालों में कैप्चर की थी अपने एम्पायर को बढ़ाते हुए, उन सारी टेरिटरीज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन चारों मोनार्कीज के बीच में। वो एरियाज जो नेपोलियन ने इनसे छीने थे, इन्हें वापस दिए जाएंगे और इस तरह से यूरोप के बाउंड्रीज का एक रीसेटलमेंट होगा। और अंतिम और एक बड़ा सा जेनेरिक पर्पस जो हम उसमें और ऐड कर सकते हैं, वो था लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जैसे आइडियाज को सबड्यू करना, दबाना। इस मीटिंग को लीड कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिश। ऐसा कहते थे कि ये युग मैटरनिश का युग था, ये एज मैटरनिश का एज था। एक था नेपोलियनिक एज, और नेपोलियनिक एज खत्म होने के बाद यूरोप में आता है मैटरनिश का पीरियड, मैटरनिश का एज। ऐसा कहते हैं एक फेबल के तौर पर कि इस वक्त पर अगर मैटरनिश कहता कि हवाएं ईस्ट से चलेंगी तो हवाएं ईस्ट से चलती थीं, अगर मैटरनिश कहता कि हवाएं यूरोप में वेस्ट से चलेंगी तो हवाएं वेस्ट से चलती थीं। बेसिकली इन शॉर्ट, यूरोप में वही होता था नेपोलियन के फॉल के बाद जो मैटरनिश चाहता था। अब आते हैं चेंजेस पर। आखिर कौन से डिसीजंस लिए गए इस मीटिंग में? पहला चेंज जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया वो था फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रीइंस्टेट करना। यह वही बर्बन डायनेस्टी थी जिसको 1789 में सत्ता से हटा दिया गया था। 1789 के रेवोल्यूशन में बर्बन डायनेस्टी में किंग की फैमिली का मैसेकर कर दिया गया था, लेकिन 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना होता है और कंजर्वेटिज्म वापस आता है, तो चारों कंजर्वेटिव देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि फ्रांस में अब बर्बन डायनेस्टी के रूल को वापस एस्टैब्लिश किया जाएगा। Which means the changes of 1789 revolution were undone in Treaty of Vienna of 1815. Therefore, यहां से एक न्यू कंजर्वेटिज्म की शुरुआत होती है। It is called न्यू कंजर्वेटिज्म। अगला बदलाव जो किया गया वो था नेपोलियन की कैप्चर की हुई बाउंड्रीज को लेकर। फ्रांस के वो बाउंड्रीज जो बाद में एक्सपैंड हुए और ऐसे टेरिटरीज जो फ्रांस का ही टेरिटरी बनकर रह गए, उसके एम्पायर के टेरिटरी बनकर रह गए, उन सब को फ्रांस से छीन लिया गया और उन सारे बाउंड्रीज, उन सारे टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिसका वो पहले हिस्सा हुआ करते थे। रशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कुछ टेरिटरीज दी गई और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया वापस, जो उससे छीन लिया गया था। एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया था कि फ्रांस के आसपास एक रिंग पॉलिसी अपनाई गई और एक सीरीज ऑफ स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया गया उसकी बाउंड्री को कंटेन करने के लिए। उन स्टेट्स का पर्पस यह था कि किसी भी किस्म के फ्रेंच एक्सपेंशन को रोका जा सके फ्यूचर में। इसी पॉलिसी के हिसाब से नीदरलैंड, जो कि बेल्जियम का हिस्सा हुआ करता था, उसको नॉर्थ में सेटअप किया गया और जेनोआ को पीडमॉन्ट का हिस्सा बना दिया गया। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ टेरिटरीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पोलैंड, जो कि पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, उसको वापस रशिया ने अपने साथ ले लिया। सैक्सनी नाम की टेरिटरी रशिया को वापस कर दी गई। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लिबरल्स ने एक नया स्ट्रगल शुरू किया। उनसे रिलेटेड आइडियाज की कहानी हम समझेंगे अगले एपिसोड्स में, बड़े ही आसान भाषा में।